हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टैलेंट स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के अध्याय 5 का वैद्युत चालन चैप्टर को सॉल्व करने वाले हैं। यह पार्ट 1 है। मैंने पार्ट 2 पढ़ा दिया है। यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं पार्ट 1 पढ़ाऊँगा। चूँकि पार्ट 1 मैंने वीडियो बनाया था, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाने के कारण कैमरे में वो वीडियो जो हो गया, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था, इसलिए मैंने उस वीडियो को उड़ा दिया है, डिलीट कर दिया है यूट्यूब से और पुनः उस पार्ट 1 को बना रहा हूँ। सो यदि आप पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। इस वीडियो को देखने के बाद आप पार्ट 2 देख लीजिएगा। तो दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और गुड नाइट। जिस तरह समय भी आप हमारे इस वीडियो को वॉच कर रहे हो, मैं उसी तरीके से आप लोगों को नमन करता हूँ और बिना टाइम इन्वेस्ट किए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पर पहुंच जाए। तो वैद्युत चालन के पार्ट 1 में, जो कि भौतिक विज्ञान का अध्याय 5 है, इसमें जो फर्स्ट हेडिंग आता है वो आता है इलेक्ट्रिक करंट, यानी वैद्युत धारा क्या होता है। इसमें जो फर्स्ट हेडिंग आता है वो क्या होता है, वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट पूछता है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो सदियों से हम लोग जानते आ रहे हैं कि विद्युत धारा क्या होता है, कि आवेशों के प्रवाह की दर को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। यानी आवेश प्रवाह की दर को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा। चलिए लिख देते हैं कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। यानी जब आवेश प्रवाहित होगा, दर मतलब क्या होता है, टाइम। तो आवेश का जो संकेत होता है हम लोग जानते हैं क्या होता है, क्यू। और दर मतलब क्या होता है, बाई टी। तो यही क्यू बाई टी इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का, विद्युत धारा। इसे स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। यानी जो विद्युत धारा हम लोगों का होता है उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉल आई इक्वल टू क्यू अपान टी। क्या हो जाएगा, स्मॉल आई इक्वल टू क्यू अपान टी। यह जो होती है हम लोगों की जो धारा होती है, यह कौन सी राशि होती है, अदिश राशि। विद्युत धारा कौन सी राशि है, विद्युत धारा अदिश राशि। यहाँ पे इसका हम लोग मात्रक देख लेते हैं। तो आई का मात्रक कैसे निकलेगा, आई का मात्रक, तो आई का मात्रक कैसे निकलेगा, क्यू का मात्रक, क्यू का मात्रक और अपान क्या होगा, टी का मात्रक, टी का मात्रक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आई का मात्रक, आई का मात्रक का जोड़ क्या होगा, क्यू का मात्रक क्या होता है, कूलाम, कूलाम। और टी का मात्रक क्या होता है, सेकंड। यानी क्या हो जाएगा, कूलाम पर सेकंड, कूलाम पर सेकंड। इसका यूनिट क्या होगा, कूलाम पर सेकंड। या धारा का एक प्रमुख मात्रक, एक प्रमुख मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। एम्पियर, एम्पियर यह क्या है, चूंकि यह एम्पियर क्या होती है, मूल राशि, तो इसकी जो बीमा हो जाएगी वह क्या हो जाएगी, कैपिटल ए। एम्पियर होगी और इसकी बीमा क्या हो जाएगी, कैपिटल ए। तो फिर सुनिए, धारा क्या होती है कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। यह कौन सी राशि होती है, अदिश राशि होती है। मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम प्रति सेकेंड। और इसका एक अन्य मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। इसका एक अन्य मात्रक क्या होता है, एम्पियर। अब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है, यहाँ से जो सेकेंड टॉपिक है वह है मुक्त इलेक्ट्रॉन का माध्य मुक्त पथ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हम लोगों का, मुक्त इलेक्ट्रॉन का माध्य मुक्त पथ। तो इसमें हम लोग क्या जानते हैं कि जो धातु होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बहुत ही अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। धातुओं में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बहुत ही अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं, उस धातु के अंदर प्रत्येक कक्षाओं में गति करते रहते हैं।
और कैसी गति करते हैं ये? अनियमित गति। अनियमित कहने का मतलब हुआ कि कोई 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से करेगा, कोई 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, जो जैसा रहेगा वैसा इसमें क्या करेगा? गति। तो ये इसमें क्या करते रहते हैं? गति करने लगते हैं। और गति करते करते ये क्या करते हैं? एक दूसरे से टक्कर करते हैं, एक दूसरे से टक्कर करते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन अनियमित गति करते हैं और एक दूसरे से टक्कर करते हैं, तब यहाँ पर हम लोग का जो यहाँ से परिभाषा बनता है कि किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई औसत दूरी को माध्य मुक्त पथ कहते हैं। यानी कि किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच, यानी जो टक्कर करेंगे उनमें दो क्रमागत टक्करों के बीच जो चली गई दूरी होगी, उसके औसत दूरी को हम लोग क्या कहेंगे? माध्य मुक्त पथ कहेंगे। तो औसत दूरी कैसे निकलता है? औसत दूरी इक्वल टू क्या होता है? औसत चाल और गुणे क्या हो जाएगा? कुल समय। ये हमारा क्या होता है? औसत दूरी बराबर औसत चाल गुणे औसत कुल समय। क्योंकि दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय, बस उसी में क्या जुड़ जाएगा हम लोगों का? औसत जुड़ जाएगा। और अगर देखिए यहीं पे आ जाएगा किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच लगा समयांतराल, यानी ऐसे कहें कि तथा किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच के औसत समयांतराल को हम लोग कहते हैं उसको श्रांति काल। उसको हम लोग क्या कहते हैं? श्रांति काल। यानी कि क्या रहेगा कि किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच के औसत समयांतराल को हम लोग क्या कहेंगे? उसको श्रांति काल कहेंगे। और चली गई दूरी को हम लोग क्या कहेंगे? माध्य मुक्त पथ कहेंगे। जो हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो तीसरा टॉपिक है हम लोगों का वह है अनुगमन वेग। अनुगमन वेग क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसका संकेत क्या होता है? कैपिटल वी और स्मॉल डी। डी का मतलब हो गया ड्रिफ्ट और वी का मतलब क्या हो गया? वेलोसिटी। यानी अनुगमन वेग, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं एक भाषा में? अपवाह वेग। अनुगमन वेग या फिर अपवाह वेग। तो देखिए ये क्या होता है कि सुनिएगा कि जब किसी धातु के तार को, यहाँ से संकेत क्या होता है कि जब किसी धातु के तार को हम लोग क्या करेंगे? बैटरी से जोड़ेंगे। मानते हैं ये धातु का तार है, इसको हम क्या करेंगे? किसी बैटरी से जोड़ देंगे। तो इस धातु के तार के कोनों पर क्या होता है? विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। मानते हैं भी है, ये हमारा क्या है? भी बी है। धातु के तार के कोनों पर क्या होता है? एक विभवांतर स्थापित हो जाता है। इस विभवांतर कारण इस धातु के तार के प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब ये वैद्युत क्षेत्र कारण क्या होता है कि इसमें जो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन होते हैं इस पर एक बल F लगने लगता है। F कैसे लगा? चूंकि हम लोग जानते हैं कि F बराबर क्या होता है? Q E होता है। और वैद्युत क्षेत्र कैसे उत्पन्न होगा? चूंकि क्या होता है हम लोगों का? E इक्वल टू V बाई एल। E इक्वल टू V बाई एल से क्या होगा? E प्रोपोर्शनल टू V, यानी कि विभवांतर उत्पन्न होगा तो क्या उत्पन्न हो जाएगा? वैद्युत क्षेत्र। और E इक्वल टू क्या होता है हम लोगों का? F इक्वल टू ई क्यू इंटू ई। तो यहाँ से क्या होगा? F प्रोपोर्शनल ई। जब वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा तो क्या लगेगा? उस पर बल लगेगा। तब यही इस पे हमारा क्या करेंगे कि जब इसको क्या होगा? विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। इस विभवांतर कारण इसके प्रत्येक बिंदु पर एक वैद्युत क्षेत्र ई उत्पन्न हो जाता है। वैद्युत क्षेत्र ई कारण प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर एक बल F लगने लगता है, जो इलेक्ट्रॉनों को
त्वरित प्रदान करता है। क्या करता है? त्वरण प्रदान करता है। तो त्वरित प्रदान करेगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? गति करने लगेंगे। तब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि बैटरी का जो विभवांतर होता है, सुनिएगा, यहाँ से हम कहेंगे कि बैटरी का विभवांतर, बैटरी का विभवांतर, बैटरी का विभवांतर इलेक्ट्रॉनों को त्वरित गति प्रदान कर पाता है। देखिए, त्वरित गति प्रदान नहीं कर पाता है, त्वरित गति प्रदान नहीं कर पाता है, नहीं कर पाता है, बल्कि वह इन्हें क्या करता है कि तार की लंबाई की दिशा में उच्च विभव वाले सिरे की ओर एक सूक्ष्म नियत वेग, उस वेग का मान कितना होता है? 10⁻⁴। कितना होता है? 10⁻⁴। वेग 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकेंड ही दे पाता है। इसी सूक्ष्म नियत वेग को हम लोग क्या कहते हैं? अनुगमन वेग कहते हैं। अनुगमन वेग कहते हैं। यानी क्या कहेंगे कि जब किसी बैटरी को हम लोग क्या करेंगे, जब किसी तार को बैटरी से जोड़ते हैं तो इसके प्रत्येक बिंदु पर विभवांतर उत्पन्न होता है। इस विभवांतर के कारण इसमें वैद्युत क्षेत्र E उत्पन्न होता है। वैद्युत क्षेत्र के कारण प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर क्या करने लगते हैं? बल आरोपित होने लगता है। अब क्या कहेंगे कि बैटरी का विभवांतर इलेक्ट्रॉनों को त्वरित गति प्रदान नहीं कर पाता है, बल्कि वह इन्हें तार की लंबाई की दिशा में उच्च विभव वाले सिरे की ओर एक सूक्ष्म नियत वेग 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकेंड ही दे पाता है। इसी सूक्ष्म नियत वेग को हम लोग क्या कहते हैं? अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं। यही जो सूक्ष्म नियत वेग 10⁻⁴ का होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अपवाह वेग या अनुगमन वेग कहते हैं। आएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। हेलो दोस्तों, जो हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है वो है अनुगमन वेग Vd तथा धारा I में संबंध। अनुगमन वेग Vd तथा धारा I में संबंध, रिलेशन क्या होता है इन दोनों में। तो इसके लिए क्या करेंगे कि हम मान लेंगे कि माना एक L लंबाई का क्या है? चालक तार है। माना एक L लंबाई क्या है? चालक तार है, जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। ये होता है अनुप्रस्थ काट, इसका क्षेत्रफल कितना है? A है। तथा इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। इसमें क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन n है, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? इसमें n है। तो यहाँ से हम लोग कहेंगे कि इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A से, तो यदि हम यहाँ से देखिए निकालना चाहे तो हम क्या कहेंगे कि अगर चालक तार की लंबाई L, चालक तार की लंबाई क्या हो? L हो, तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A हो। चालक तार की लंबाई L तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A हो, तो चालक तार के सिरे से t सेकंड में प्रवाहित आवेश क्यों हो, तब हम लोग जानते हैं धारा I बराबर क्या होता है? Q/T। धारा I बराबर क्या होता है? Q/T। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। ये हम लोग जानते हैं कि I बराबर क्या होता है? Q/T। अब देखिए, फार्मूला हमको मालूम है कि I बराबर होता है NeAVD। समझिएगा, हम बता रहे कैसे करना है आपको। धारा I बराबर क्या होता है? NeAVD। यानी कि अगर Q का मान NeAVD T आ जाए तो बटा के T से दोनों क्या होंगे? कट जाएंगे, और हमारे लोग क्या होगा? I बराबर NeAVD मिल जाएगा। यही हमको लाना है यहाँ पे। तो इसके लिए क्या करेंगे, यदि हम माना चालक के
प्रति एकांक माना चालक के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। माना चालक के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना मान लेंगे, n है, तथा अनुगमन वेग vd हो, तब एक सेकंड में अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल a से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकलता है, देखिए, गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर n, जितने इलेक्ट्रॉन है वो n गुणे क्षेत्रफल गुणे वेग और गुणे समय। ये हमारा नियम है। देखिए, तो क्या हो जाएगा, n गुणे a गुणे वेग कौन सा इन लोगों का vd और गुणे समय कितना है 1 सेकंड, यानी क्या हो जाएगा NAVD। कितना हो जाएगा NAVD। 1 सेकंड में यहाँ समय कितना रखे, इसी प्रकार t सेकंड में कितना हो जाएगा, देखिए, तो NAVD। और यहाँ पे 1 सेकंड था, तो यहाँ पे कितना जाएगा t सेकंड, NAVD t। ये हमारा क्या है, t सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अब विद्युत आवेश हम लोग जानते हैं क्यू बराबर क्या होता है, n e। तो n का मान तो ये हो गया, तो क्या हो जाएगा यहाँ से NAVD t हो गया, और हमारा क्या है यहाँ पे e है। ये हमारा क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब क्यू के मान के समीकरण नंबर 1 में पुट कर देंगे। क्यू का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब क्यू के मान को समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का, देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, I बराबर क्यू का मान कितना है NAVD TE, और अपान क्या है हम लोग के पास t है, तो t से t क्या होगा, कट जाएगा। तो I बराबर कितना हो जाएगा NAVD E, या I बराबर क्या लिख देंगे इसको NEAVD। ये हमारा क्या है, I इसमें धारा है और VD क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी अनुगमन वेग। तो यही हमारा क्या है, यहाँ पे लिख देंगे कि यही अनुगमन वेग तथा धारा में संबंध है। यानी यही जो ऊपर का रिलेशन है, ये हमारा क्या है, अनुगमन वेग तथा धारा के बीच संबंध है। निकालेंगे कैसे, पहले कि I इक्वल टू क्यू अपान टी। क्यू का मान कैसे कम क्यू NEAVD टी लाना है, इसलिए क्या करेंगे कि माना चालक के प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n तथा अनुगमन वेग vd। तब 1 सेकंड में अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल a से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकलेगा, n गुणे क्षेत्रफल गुणे वेग गुणे समय। तो n गुणे क्षेत्रफल a है, गुणे वेग कितना है vd, गुणे समय कितना है 1 सेकंड, तो कितना आएगा NAVD। इसी प्रकार t सेकंड में कितना हो जाएगा NAVDT। विद्युत आवेश क्यू बराबर क्या होता है NE, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या हमको हमारे पास कितना है NAVDT है, तो NAVDT तथा E क्या है यहाँ पर हमारा E हो गया। अब क्यू का मान क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में पुट कर देंगे, तो कितना आएगा I इक्वल टू NAVDE, यानी I बराबर कितना आएगा NEAVD। ये हमारा क्या है, अनुगमन वेग तथा धारा के बीच संबंध है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है धारा घनत्व। दोस्तों, जो हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है वह क्या है हम लोगों का, धारा घनत्व, करंट डेंसिटी। तो धारा घनत्व क्या होता है कि किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत
क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाले धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? धारा घनत्व कहते हैं। इसका संकेत क्या होता है? जे होता है। और यह कौन सी राशि है? सदिश राशि है। तो इसकी दिशा क्या होगी? इसकी दिशा देखिए, क्या है? अभिलंब गुजरने वाले धारा को, तो इसकी दिशा क्या होती है? धारा की दिशा में। जिस दिशा में धारा होगा उसकी दिशा क्या होगी? धारा की दिशा में होगी, धारा घनत्व की। अब इसका संकेत क्या होता है? जे। तो यहाँ से इसका जो फार्मूला बनता है, देखिए यहाँ से इसका फार्मूला होता है जे इक्वल टू आई बाई ए। जे इक्वल टू कितना आता है? आई बाई ए। तो यहाँ से इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मात्रक इसका यहाँ से क्या हो जाएगा? देखिए, आई का मात्रक क्या होगा? एम्पियर, और ए का मात्रक क्या होगा? मीटर स्क्वायर। सो इसकी बीमा क्या हो जाएगी? ए अपान एल स्क्वायर, यानी क्या होगा? ए एल माइनस टू। इसका एक फार्मूला हम लोग और देख लेते हैं। जे इक्वल टू आई की वैल्यू कितना है? देखिए ऊपर से यन, देखिए आई का मान कितना है? यन ए भी डी, यानी यन ई ए भी डी। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? यन ई ए भी डी अपान ए। तो ए से कट हो जाएगा, कितना आ जाएगा? यन ई भी डी। ये हमारा क्या है? धारा घनत्व का एक और फॉर्मूला है। क्या है? एन ई भी डी। जे इक्वल टू एन ई भी डी क्या होता है? किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाले धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। इसका मात्रक, इसका संकेत क्या होता है? स्मॉल जे। सदिश राशि है, इसकी दिशा धारा की दिशा में। और इसका जो फार्मूला होता है जे इक्वल टू एन ई भी डी, और इसका जो मात्रक होता है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। बीमा क्या हो जाएगा? ए एल माइनस टू आ जाएगा। हेलो दोस्तों, जो हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है गतिशीलता। मोबिलिटी। तो मोबिलिटी क्या होता है? इसका फार्मूला जानिए कि मोबिलिटी को हम लोग संकेत में करते हैं म्यू से। इसका संकेत क्या होता है? म्यू इक्वल टू क्या होता है? वी डी अपान ई। तो यहाँ से हम लोग क्या कहेंगे कि किसी आवेश वाहक की गतिशीलता Vd तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? गतिशीलता म्यू कहते हैं। यानी कि किसी इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? गतिशीलता कहते हैं। यानी किसी इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के अनुपात को हम क्या कहते हैं? गतिशीलता। अर्थात म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी डी बाई ई। या यदि हम E इक्वल टू 1 न्यूटन प्रति कूलाम रख दें, E इक्वल टू कितना रख दें? 1 न्यूटन प्रति कूलाम, तो हमारा क्या हो जाएगा? म्यू इक्वल टू वी डी। क्या हो जाएगा? वी डी। यानी किसी आवेश वाहक की गतिशीलता वह अपवाह वेग है। यानी किसी आवेश वाहक गतिशीलता अपवाह वेग के बराबर होता है। कब? जो उसके द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र में प्राप्त किया जाता है। सो इसको हम लोग क्या लिखेंगे कि किसी आवेश वाहक की गतिशीलता वह अपवाह वेग है जो उसके द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र में
प्राप्त किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। तो इसका मात्रक क्या होगा, ई इक्वल टू ई का मात्रक कितना हो जाएगा, म्यू का मात्रक। तो म्यू का मात्रक क्या होगा, वी डी का मात्रक अपान ई का मात्रक। तो वी डी का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। इसका क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम। यानी कि क्या होगा, मीटर कूलाम प्रति न्यूटन सेकेंड, मीटर कूलाम प्रति न्यूटन सेकेंड। इसकी विमा हम लोग निकाल लेते हैं। तो मीटर का क्या होगा एल, कूलाम क्या होगा ए टी, कूलाम क्या होगा ए टी, न्यूटन क्या होता है एम एल टी माइनस टू, और सेकेंड का क्या होगा टी हो जाएगा। देखिए ये टी से टी खत्म हो जाएगा, और यहाँ से क्या होगा एल से एल खत्म हो जाएगा। तो एम ऊपर जाएगा तो कितना होगा एम माइनस वन, एल खत्म, टी ये वाला ऊपर जाएगा तो कितना होगा टी टू, और कितना आएगा ए, एम माइनस वन टी टू, और कितना आ जाएगा इसका ए आ जाएगा। ये हमारा क्या है, गतिशीलता की विमा है। ये हमारा क्या है, गतिशीलता की विमा। अब लोग जो हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है वह है वैद्युत प्रतिरोध। वैद्युत प्रतिरोध, वैद्युत प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता। देखिए वैद्युत प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता क्या होता है कि किसी चालक में प्रवाहित होने वाली विभवांतर भी क्या कहेंगे, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर भी, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर भी तथा उसमें प्रवाहित धारा, उसमें देखिए किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर भी तथा उसमें प्रवाहित धारा आई के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, के प्रतिरोध कहते हैं। यानी क्या आ जाएगा हम लोग का आर इक्वल टू वी अपान आई। तो इसका संकेत क्या होता है आर, इसका संकेत कैपिटल आर होता है। इसका संकेत क्या होता है कैपिटल आर। या प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण है, क्या कहेंगे, प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण है जिस कारण वह अपने भीतर प्रवाहित होने वाली धारा क्या करती है, विरोध करती है। यह क्या करती है, प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण है जो अपने भीतर प्रवाहित होने वाली धारा का, प्रवाहित होने वाली धारा का क्या करती है, विरोध करती है, धारा का विरोध करती है। तो यहाँ से इसका मात्रक देख लेते हैं। तो आर का मात्रक, आर का मात्रक क्या होगा, भी का मात्रक बटा क्या है, भी का मात्रक क्या होता है वोल्ट, और आई का मात्रक क्या होता है एम्पियर। तो मात्रक क्या हो जाएगा वोल्ट प्रति एम्पियर। या इसका एक प्रमुख मात्रक, इसका प्रमुख, इसका एक प्रमुख मात्रक क्या होता है ओम होता है। इसका प्रमुख मात्रक क्या होता है ओम। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं ओम। सो इसकी हम लोग बीमा निकाल लेते हैं। देखिए आर का बीमा, तो आर का बीमा देखिए कैसे निकालेंगे। सो दोस्तों आर का बीमा, तो आर बराबर क्या है हम लोगों का वी अपान आई, और वी बराबर क्या होता है डब्ल्यू अपान क्यू। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आई, तो डब्ल्यू बीमा यहाँ पर रख दे। तो डब्ल्यू बीमा कितना होता है एम एल टू टी माइनस टू, एम एल टू टी माइनस टू अपान क्यू का क्या होता है ए टी, और आई का क्या होता है ए। सो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा हम लोगों का एम एल कितना है हमारे पास टू है, एम एल टू, टी को ऊपर ले जाएंगे कितना आ जाएगा माइनस थ्री, टी माइनस थ्री, और जब हम ए को ऊपर ले जाएंगे देखिए ए कितना हो जाएगा टू ए, यानी ए माइनस टू। तो इसकी बीमा क्या हो जाएगी एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस टू, एम एल टू टी माइनस थ्री और ए माइनस टू, ये इसकी क्या है गई बीमा आ गई। अब प्रतिरोधकता क्या होता है देखिए इधर, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता
तो दोस्तों प्रतिरोधकता क्या होती है कि वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, जो प्रतिरोध हम लोगों का R है के व्युत्क्रम को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोधकता। ठीक है, इसका तब बताइए मात्रक क्या हो जाएगा। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा, एम्पियर प्रति वोल्ट या प्रमुख मात्रक क्या होता है, महो। इसको हम लोग क्या करते हैं, महो। ओम का उल्टा क्या हो जाएगा, महो हो जाएगा। इसकी यहाँ पे विमा हम लोग देख लेते हैं, तो इसकी विमा निकालेंगे। देखिए, तो m का उल्टा कितना हो जाएगा, m-1। L2 का उल्टा कितना हो जाएगा, L-2। T-3 तो कितना होगा, ये प्लस का 3 हो जाएगा, और A-2 तो कितना होगा, A2। सो इसकी विमा कितना हो जाएगा, m-1 L-2 T3 और कितना होगा, A2। ये इसकी क्या हो गई, विमा हो गई। ये हमारा कितना था, गतिशीलता। इस टॉपिक में हम लोग क्या देखे, गतिशीलता देखे, वैद्युत प्रतिरोध था प्रतिरोधकता, और क्या हम लोग का यहाँ प्रतिरोधकता, और इसकी क्या है, विमा है। इसकी विमा कितनी होती है, m-1 L-2 T3 और A2। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है ओम का नियम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो दोस्तों जो हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है वह है ओम का नियम। ओम का नियम ये हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ओम का नियम क्या होता है। देखिए, ओम का नियम क्या होता है कि इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक तार के भौतिक अवस्था जैसे हम लोग लेते हैं ताप, तो यदि किसी चालक तार के भौतिक अवस्था विशेषतः ताप में कोई परिवर्तन नहीं किया जाए, विशेषतः ताप में क्या हो, कोई परिवर्तन नहीं किया जाए, तो उस चालक तार के सिरों पे जो लगाया गया विभवांतर भी होता है वह धारा I के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। वह धारा I क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। यानी क्या कहेंगे कि इस नियम के अनुसार कामा इन्वर्टेड कामा में यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था भौतिक अवस्था जैसे में क्या आता है, ताप, जैसे ताप में कोई परिवर्तन न किया जाए, तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात V प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, I। यही हमारा क्या है, ओम का नियम है। तो यहाँ से अगर प्रोपोर्शनल हटेगा तो क्या होगा, V इक्वल टू आता है एक नियतांक R। V इक्वल टू क्या आता है, एक नियतांक R आता है। कहेंगे कि जहाँ R एक नियतांक है, जिसे वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध। R एक नियतांक है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। अब यही पे आता है एक ओमीय परिपथ और अनओमीय परिपथ। सो देखिए, अगर हम यहाँ से अगर V और I के बीच ग्राफ देखें तो इसका ग्राफ कैसे होता है, ऐसे ग्राफ कैसे रहेगा, ऐसे। ये हमारा क्या होगा, विभवांतर V और ये हमारा क्या होगा, धारा I। इसका ग्राफ कैसे रहेगा, चूंकि यहाँ पे 2 एम्पियर लेंगे, 2 वोल्ट तो यहाँ पे 2 एम्पियर, 3 वोल्ट 3 एम्पियर, 4 वोल्ट 4 एम्पियर, तो इसका ग्राफ कैसे जाता है, एकदम सीधा ऐसे सरल रेखा में।
इसका ग्राफ देखिए क्या होता है, ओमीय परिपथ। जो परिपथ ओम के नियम का पालन करे, ये हमारा क्या है, ओम के नियम पालन कर रहा है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ओमीय परिपथ। और जो परिपथ ओम के नियम का पालन न करे उसको हम लोग क्या कहते हैं, अनओमीय परिपथ। ये हमारा क्या है, ओमीय परिपथ का ग्राफ है, और ये हमारा क्या है, अनओमीय परिपथ का ग्राफ है। यानी जो परिपथ ओम के नियम का पालन करता है उसको ओमीय परिपथ, और जो परिपथ ओम के नियम का पालन नहीं करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अनओमीय परिपथ। अब देखिए यहाँ से जो हम लोगों का इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आता है अपवाह वेग के आधार पर, अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम की व्याख्या, ओम के नियम की व्याख्या या ओम के नियम की उत्पत्ति, ओम के नियम की व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति। देखिए इसका साधारण सा ट्रिक क्या है, समझिए इसका साधारण ट्रिक क्या है। हमको इसी नियमित फार्मूला का प्रयोग करना है। पहला होता है I बराबर NEA/VD, दूसरा होता है E इक्वल टू V/L, तीसरा क्या होता है F बराबर QE, और चौथा क्या होता है V बराबर U प्लस AT। इतने फार्मूला का प्रयोग करके हमको क्या करना है, इसके नियम की व्युत्पत्ति करना है। तो देखिए हम लोग जानते हैं, समझिएगा एकदम एक तरफ से कर रहे हैं। अपवाह वेग के आधार पर ओम की नियम व्याख्या, तो हम लोग जानते हैं कि धारा तथा अनुगमन वेग, अनुगमन वेग में संबंध, में संबंध क्या होता है, धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध I इक्वल टू NEA/VD, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। I इक्वल टू क्या होता है, NEA/VD। अब देखिए E इक्वल टू V/L है। अब कहेंगे चूंकि हम जानते हैं, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि E इक्वल टू क्या होता है, V/L, समीकरण नंबर 2। E इक्वल टू क्या होता है, V/L। अब हम लोग जानते हैं पुनः, पुनः हम जानते हैं, हम जानते हैं, पुनः हम लोग क्या जानते हैं कि F इक्वल टू क्या होता है, F इक्वल टू क्या होता है, क्यू ई इफ N इक्वल टू कितना होता है 1, तो यहाँ से क्या होगा, क्यू बराबर N ई, क्यू बराबर कितना होता है N ई, और क्या होगा कैपिटल ई। तो यदि यहाँ पे हम N की वैल्यू कितना रख देंगे, 1 रख देंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखिए अगर हम यहाँ से N की वैल्यू कितना रख दें, 1 रख दें, तो कितना आ जाएगा, F इक्वल टू स्मॉल ई और कैपिटल ई। ये हमारा क्या होगा, इक्वेशन नंबर थर्ड। ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया। सो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया, तो क्या करेंगे कि समीकरण 2 का मान समीकरण 3 में रखेंगे। देखिए समीकरण 2 का मान समीकरण 3 में, तो जब समीकरण 2 का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ से F इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखिए F इक्वल टू E इंटू, अब E का मान कितना है, V/L, तो कितना हो जाएगा F इक्वल टू E इंटू V/L। F इक्वल टू कितना होगा, E इंटू V/L। यहाँ से एक फार्मूला और लगेगा कि F बराबर M में, तो यहाँ से हम लोग क्या जाएगा, A इक्वल टू F अपान M। F बराबर क्या होता है, M में होता है, तो यहाँ से कितना जाएगा हम लोगों का, A इक्वल टू F अपान M। इतना फार्मूला है। अब देखिए यदि कहेंगे कि यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m तथा त्वरण a हो, त्वरण a हो, तो क्या हो जाएगा, त्वरण a रहेगा, तो त्वरण यदि उन लोगों का a रहेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से a इक्वल टू F/m। इसको हम लोग कर देते हैं इक्वेशन नंबर 4। तो क्या करेंगे, 4 से F का मान रखने पर 5 हो गया, ये समीकरण 4 से F का मान रखने पर, जब समीकरण 4 से F का मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, A इक्वल टू EV/LM, कितना हो जाएगा, EV/LM। ए तक हो गया। अब देखिएंगे कि ए किस में आ रहा है, देखिए इसमें आ रहा है ए, यानी अब इस पे आएंगे गति के प्रथम समीकरण से। अब किस पर आएंगे, गति के प्रथम समीकरण से। सो यहाँ से हम लोग कहेंगे कि हम लोग जानते हैं कि V इक्वल टू U प्लस AT। तो देखिए यदि
इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग क्या हो Vd, तथा वह विराम चलना प्रारंभ करेगा तो कितना होगा U इक्वल टू 0, और उसका अक्रांतिकाल कितना हो टाउ हो, तो टाउ इक्वल टू कितना हो जाएगा T। टाउ इक्वल टू कितना हो जाएगा T। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, जो V होगा किसके बराबर हो जाएगा अंतिम में उसका Vd बराबर U हो जाएगा 0। A क्या है, त्वरण है, और T क्या हो जाएगा इसका टाउ, तो कितना होगा A टाउ। ये क्या हो जाएगा हम लोगों का समीकरण नंबर 6 हो जाएगा, और ये हम लोग क्या है समीकरण नंबर 5। सो यहाँ से हम लोग का क्या हो जाएगा कि समीकरण 5 से, जब समीकरण 5 से हम लोग क्या करेंगे, ए की वैल्यू पुट करेंगे, इसमें कितना आ जाएगा Vd इक्वल टू ई भी अपान एल एम टाउ, ई भी अपान एल एम टाउ। ये हमारा क्या आ गया समीकरण नंबर 5 से। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, अब हम लोग जानते हैं कि इसका मान किस में रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में। समीकरण 1 क्या है हम लोगों का, आई बराबर यानी ये Vd, तो यहाँ से हम लोग क्या आ जाएगा Vd इक्वल टू ई बाई एल एम टाउ। तो हम लोग कर देंगे समीकरण नंबर 7, और लोग क्या करेंगे समीकरण 7 का मान, समीकरण 7 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो हम लोग क्या करेंगे, जब समीकरण 7 का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो देखिए तब यहाँ से हम लोग क्या आ जाएगा, जब हम लोग क्या करेंगे समीकरण 7 का मान समीकरण 1 में रखेंगे, इसी में थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। देखिए तो क्या है हम लोगों का समीकरण 7 में Vd इक्वल टू ई बाई एल एम टाउ, और समीकरण 1 क्या है हम लोगों का आई बराबर एन ई ए वी डी। देखिएगा तो आई बराबर एन ई ए वी डी, और वी डी की वैल्यू कितना है हम लोगों के पास ई भी टाउ अपान एल एम, ई भी टाउ अपान एल एम। अब देखिए भी अपान आई करना है तो आई को इधर भेज रहे हैं, कितना होगा भी अपान आई, बाकी सबको उधर, तो ये एल एम कहाँ चलाएगा इधर, अपान नीचे क्या होगा यन ई कितना होगा ई स्क्वायर टाउ ए, यन ई स्क्वायर टाउ ए। अब चूंकि ओम के नियम से, ओम के नियम, देखिए एरोप्लेन जा रहा है ओम के नियम से, साले पे केस कर देंगे अब। ओम के नियम से क्या हो जाएगा, तो भी अपन आई बराबर कितना हो जाएगा आर। देखिए इसीलिए इसको नहीं मिटा लेते हम। देखिए हमारा क्या है भी बराबर आई आर, भी बराबर क्या है आई आर, तो आर इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा भी अपन आई, तो यही हमारा क्या हो गया आर हो गया, यानी यहाँ से हम लोग क्या आ जाएगा आर इक्वल टू एल एम अपन एन ई स्क्वायर टाउ ए। देखिए ये हमारा प्रूफ हो गया कि आर इक्वल टू क्या होता है भी अपन आई। तो जब भी अपन आई हो गया तो बचा हमारा कितना ये आर, तो यही हमारा क्या है नियतांक है, और नियतांक का मात्रा कितना आएगा आर इक्वल टू एल एम अपन एन ई स्क्वायर टाउ ए, जहाँ एल क्या है चालक की लंबाई है, एल क्या है चालक की लंबाई, एम क्या है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, एम क्या है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, और उसके बाद क्या बचा टाउ क्या है उसका श्रांति काल है, टाउ क्या है उसका शांति काल है, टाउ क्या है उसमें शांति काल है, और ए क्या है क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल। सो यही हमारे गिने चुने फार्मूले हैं। पहला है आई बराबर यानी ये Vd, दूसरा है ई इक्वल टू वी बाई एल, तीसरा है बी बराबर यू प्लस ए टी, चौथा है एफ इक्वल टू क्यू ई, और पांचवा है ए इक्वल टू एफ बाई एम। करना क्या है कि जो जिसमें मैच करेगा उसको उसमें पुट करेंगे। देखिए ई यहाँ पे हम लोगों का क्या है, यहाँ हम लोगों का ई है, और हम लोगों का ई कहाँ है इसमें है, तो इसका वैल्यू इसमें पुट करेंगे, बचा एफ। अब एफ को किसमें पुट करेंगे इसमें, बचा ये एक वैल्यू किसमें पुट करेंगे इसमें, और एक वैल्यू जो इसमें पुट हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे ये हमारा किसका माना गया Vd का, और Vd वैल्यू किसमें पुट कर देंगे समीकरण नंबर 1 में यानी इसमें। सो हम लोग का जो आएगा कितना जाएगा भी अपान आई इक्वल टू एल एम अपान एन स्क्वायर टाउ है, तो यही भी अपान आई हमारा क्या होता है आर होता है। सो यदि ये आर हो गया तो हमारा क्या होगा ओम का नियम की व्याख्या हो गया। तो ये हमारा क्या है कि अपवाह वेग के आधार पर, क्योंकि अपवाह वेग हमारा क्या है यहाँ पे Vd आया था, अपवाह वेग हमारा कितना आया था Vd, तो इसी के आधार पर हम लोग क्या है ये ओम के नियम की व्याख्या है। सो दोस्तों जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है वह है विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता, अथवा प्रतिरोधकता कि विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता, यानी विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। सो विशिष्ट प्रतिरोध का देखिए एक फार्मूला होता है कि विशिष्ट प्रतिरोध बराबर विशिष्ट प्रतिरोध बराबर होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अपान
धारा घनत्व अपान धारा घनत्व, अपान क्या होता है, धारा घनत्व। यानी क्या कहेंगे हम लोग कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित किया जाता है तो चालक के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जब किसी चालक तार में हम लोग क्या करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं, तो चालक तार की किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व जे के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता कहते हैं। इसका जो संकेत होता है वह क्या होता है, रो। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, रो। इसको हम लोग क्या करते हैं, रो। तो विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ई तथा धारा घनत्व जे। विशिष्ट प्रतिरोध बराबर कितना हो जाएगा, रो इक्वल टू ई बाई जे। परिभाषा फिर सुनिए क्या होगा कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित किया जाता है तो चालक के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई तथा धारा घनत्व जे के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसको कैसे प्रकट करते हैं हम लोग, रो से। तो इसका मात्रक हम लोग निकाल लेते हैं। तो मात्रक यहाँ क्या हो जाएगा, ई का मात्रक न्यूटन प्रति कुलाम। ई का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कुलाम। और जी का मात्रक क्या होता है, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। सो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति एम्पियर कुलाम। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति एम्पियर कुलाम। या हम लोग जानते हैं चूंकि E इक्वल टू क्या होता है, V बाई एल, और J इक्वल टू क्या होता है, I बाई ए। E इक्वल टू क्या होता है, V बाई एल, और J इक्वल टू क्या होता है, I बाई ए। इन दोनों वैल्यू को जब उसमें पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, रो इक्वल टू V बाई एल, और नीचे क्या है, I, और ऊपर ये हमारा क्या हो जाएगा, A। तो A कहाँ से हो जाएगा, ऊपर, यानी कि V A अपान एल आई। तो V अपान आई इक्वल टू क्या होता है, R। दिखा देंगे चूंकि V अपान आई इक्वल टू क्या किसके होता है, R के। तो यहाँ से हम लोग क्या आ जाएगा, रो इक्वल टू आर ए अपान एल। रो इक्वल टू कितना आ जाएगा, आर ए अपान एल। तो यहाँ से भी इसका मात्रक हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ से इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ओम मीटर स्क्वायर प्रति मीटर, यानी कितना आएगा, ओम मीटर स्क्वायर प्रति मीटर। तो यहाँ से क्या होगा, मीटर मीटर खत्म हो जाएगा, ओम मीटर। इसका यूनिट कितना आ जाएगा, ओम मीटर। यह इसका क्या हो गया, मात्रक हो गया। यानी कि फिर सुनिए कि किसी चालक तार में जब हम लोग क्या करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं, किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर क्या होता है कि उसके प्रत्येक बिंदु पर एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई उत्पन्न हो जाती है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई तथा धारा घनत्व जे के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, रो इक्वल टू ई बाई जे। इससे मात्रा क्या निकलेगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति एम्पियर कुलाम। और यदि हम ई इक्वल टू वी बाई एल और जे इक्वल टू आई बाई ए पुट करेंगे तो वहाँ कितना आ जाएगा, रो इक्वल टू आर ए बाई एल। तो यहाँ से मात्रा क्या आएगा, ओम मीटर। यहाँ से इसका जो यूनिट आएगा वह क्या हो जाएगा, ओम मीटर। तो यहाँ से इसकी हम बीमा देख लेते हैं। यहाँ से इसकी हम लोग क्या देख लेते हैं, बीमा। तो ओम ओम क्या होता है हमारा, प्रतिरोध। तो प्रतिरोध की बीमा अभी हम निकाले थे। तो इसकी बीमा कितना होता है, एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस टू। यह क्या हो गई, इसकी बीमा ओम की हो गई। और हमारा क्या है, मीटर। तो मीटर की बीमा क्या होती है, कैपिटल एल। तो कितना हो जाएगा, एम एल थ्री टी माइनस थ्री ए माइनस टू। यह इसकी क्या हो गई, बीमा हो गई। कैसे निकला, पहले हम लोग क्या करेंगे कि ओम का निकालेंगे। ओम का हमको पता था कि कितना होता है, ओम का हमको मालूम कितना होता है कि एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस टू। और यहाँ पे मीटर है तो मीटर कितना होता है, एल। तो जब यहाँ पे एल, यहाँ पे दो है, यहाँ पे एक है, तो कितना हो जाएगा, थ्री। एम एल थ्री टी माइनस थ्री और ए माइनस टू। यह इसकी क्या हो गई, बीमा हो गई। रो की यह क्या हो गई, बीमा हो गई। और हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वह है विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता कि विशिष्ट चालकता क्या होता है, समझिए कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम लोग क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता, इसका संकेत होता है, संकेत क्या होता है, सिग्मा। इसका संकेत क्या होता है, सिग्मा। सो क्या हो जाएगा हम लोग का फॉर्मूला, सिग्मा इक्वल टू वन बाई रो। सिग्मा इक्वल टू वन बाई रो। तो इसकी हम यदि हम बीमा निकालेंगे तो कितना होगा, इसकी बीमा जस्ट इसका उल्टा। तो बीमा क्या होगा, एम माइनस वन एल माइनस थ्री टी थ्री, और कितना आएगा, ए टू। ये इसकी क्या हो गई, बीमा हो गई। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हम लोगों का हेडिंग है कि विशिष्ट चालकता, विशिष्ट
चालकता तथा धारा घनत्व में संबंध। विशिष्ट चालकता तथा धारा घनत्व में संबंध। विशिष्ट चालकता मतलब रो, धारा घनत्व मतलब जे में संबंध। तो हम लोग जानते हैं चूंकि रो सिग्मा इक्वल टू क्या होता है 1/रो। विशिष्ट चालकता ये हमारा क्या है सिग्मा और धारा घनत्व क्या है जे। तो हम लोग जानते हैं सिग्मा इक्वल टू कितना होता है 1/रो। और चूंकि रो इक्वल टू हम लोग का जानते हैं कितना होता है E/J। देखिए रो इक्वल टू क्या हम लोग का E/J, तो यहाँ जब पुट करेंगे कितना होगा रो इक्वल टू 1/E/J। तो जे ऊपर चला जाएगा तो कितना होगा सिग्मा इक्वल टू J/E। यानी हम लोग कहेंगे क्या कहेंगे कि जे इक्वल टू हम लोग का क्या आ जाएगा सिग्मा E। यानी इसको हम लोग जब वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो कितना आता है हम लोगों का जे इक्वल टू सिग्मा क्रॉस वेक्टर E। जे इक्वल टू कितना आता है सिग्मा क्रॉस वेक्टर E। यहीं पे हम लोग क्या हो गया टॉपिक खत्म हो गया। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपका वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।